नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। इस दौरान हमारे प्रदेश के किसान बागवान विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का पौधारोपण कर सकते हैं, चाहे वह सामान्य प्रजाति के हों या चाहे औषधीय पौधे हों। इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। शरद ऋतु के दौरान इन पौधों के रोपण में क्या कार्य होने चाहिए, क्या कार्य योजना होनी चाहिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा में भाग लेने के लिए हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया है डॉक्टर विमल चौहान जी को। डॉक्टर चौहान, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान बागवान भाइयों, डॉक्टर चौहान बागवानी विश्वविद्यालय नौणी में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत है और आज के विषय पर ये हमें विस्तृत जानकारी देंगे। जैसा कि आप सभी को यह विदित है कि यह लाइव फोन इन कार्यक्रम होता है और हमारे दूरभाष नंबरों पर आप भी संपर्क कर सकते हैं और जो भी जानकारी आज के विषय से संबंधित डॉक्टर चौहान से आप जानना चाहेंगे उस पर आप इनसे चर्चा कर सकते हैं। आप हमारे दूरभाष नंबर नोट कर लीजिए, 0177 कोड अवश्य लगाएं। हमारे टेलीफोन नंबर है 28000177 और दूसरा टेलीफोन नंबर है 28000178। तो इन नंबरों पर आप अवश्य टेलीफोन कीजिए और जो भी प्रश्न, संशय, जिज्ञासा आपके मन में है वो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से साझा कर सकते हैं। तो डॉक्टर चौहान, अब हम चर्चा को जारी करते हैं। जैसा कि आज का हमारा विषय है कि शरद ऋतु में कौन कौन से पौधारोपण किए जा सकते हैं, किन वृक्षों का पौधारोपण हो सकता है। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में इस ऋतु के दौरान हमारा किसान बागवान किन किन वृक्षों की जो है पैदावार कर सकता है, उसका पौधारोपण कर सकता है। बहुत अहम सवाल है ये, क्योंकि शरद ऋतु ऑलमोस्ट आ चुकी है और इसमें जो किसान भाई है, खासकर ये वानिकी के पेड़ पौधे, फलदार पेड़ पौधे, औषधीय पौधे का ये उपयुक्त समय है। अगर जो भी किसान भाई अपने खेतों में पौधारोपण करना चाहता है तो वो अपने किसी विश्वसनीय नर्सरी से या हमारे यूनिवर्सिटी से पौधे के रिजर्व करवा सकता है। और इसमें खास कर तौर पर जो पर्णपाती पेड़ होते हैं, जो पतझड़ वाले पेड़ होते हैं, उनको किसान भाई अपने खेतों में रोपण कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं वानिकी पेड़ों के लिए कहूँगा, इसमें पॉपुलर, विलो, सैलिक्स भी बोलते हैं और आपका रोबिनिया इसमें आ जाता है, सैतूत इसमें आ जाती है, इवन बैम्बूस का भी रोपण कर सकते हैं। और जो फलदार पौधों में किसान भाई रोपण कर सकते हैं वो सारे पोम फ्रूट जो कि जैसे सेब है, अखरोट है, कीवी है, अनार है और आपका ये एप्रीकोट, खुमानी वगैरह है, ये सारे पोम फ्रूट किसान भाई अपने खेतों में प्लांट कर सकते हैं। इसके अलावा औषधीय पौधे भी किसान भाई अपने खेतों में प्लांट कर सकते हैं। आजकल के समय में अगर किसान के पास सिंचाई उपलब्ध है तो वो हर प्रकार के पौधे फरवरी या मार्च में रोपण कर सकते हैं किसान अपने खेतों में। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने विभिन्न प्रजातियां बताई, विभिन्न पौधे बताए, और लेकिन आपने एक जो अहम बात बताई कि जहां सिंचाई, डॉक्टर साहब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, यदि हम जोग्राफिकल कंडीशन से देखें तो कहीं बहुत हाई एल्टीट्यूड है, कहीं मिड है, कहीं प्लेन एरिया है। हाँ। तो ऐसे में क्या इन प्रजातियों की पैदावार संभव है या सिंचाई का बहुतायत में होना ही अनिवार्य है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये जो हैं आपके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार हम पौधे सप्लाई करते हैं किसानों के। जैसे पॉपुलर का एग्जांपल मैं लेता हूँ। पॉपुलर की 2-3 स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं, किस्म हैं जो अपर इलाकों के लिए होती है। ऊपरी हिमाचल जो ऊपरी क्षेत्र हैं, जो तकरीबन 5000-6000 फुट से ऊपर के इलाके हैं, उसमें पॉपुलर सीलिएटा एक स्पीसीज होती है जो ठंडे इलाकों में होती है, ऊपर वाले इलाकों में। और जो निचले इलाके हैं वहाँ पर डेल्टोइड स्पीसीज होती है पॉपुलर की। इसके बहुत सारे क्लोन्स हमारे पास उपलब्ध हैं जो कि सामान्य क्लोन से, सामान्य पौधों से अधिक उत्पादन करते हैं। और क्योंकि ये हमारे क्षेत्र के अनुसार पौधों का रोपण करना चाहिए, तभी उनका उचित उत्पादन आएगा, अदरवाइज किसान को आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो किसान किसी खास एक्सपर्ट की सलाह से ये पौधे प्लांट करें, रोपण करें इसके लिए। और जैसे भी देखा जाए तो इसमें पौधों का अच्छा
रोपण करना डॉक्टर चाहिए। साहब, ये तो आपने बता दिया ज्योग्राफिकल वे से भी और कौन कौन से पौधों का रोपण संभव है। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण बात जो आती है, क्योंकि देखिए उत्पादन के लिए जानकारी का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन पौधों की जो अधिक पैदावार आए, इन पौधों के रोपण से अधिक पैदावार आए, उसकी रोपाई में किस प्रकार की दूरी होनी चाहिए, इस पर थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। क्योंकि रोपाई के फासले से ही पैदावार का सारा आपका ये निर्भर करता है। निर्भर करता है। जी, जी। तो अगर हम रोपाई सही करेंगे, उचित करेंगे पौधों की, तो सभी उसमें सही उत्पादन आएगा। जी। व्यवहार के तौर पर अगर मैं कहूँ, अगर आपने ये व्यावसायिक खेती करनी है पौधों की, तो इसमें हम कई प्रकार के फासले कर, जैसे अगर आपने अकेली पॉपुलर की खेती करनी है, पेड़ों की खेती करनी है, तो उसके लिए आपका तकरीबन 10 बाई 10 फुट का फासला हम प्रस्तावित करते हैं। इन केस यदि किसान भाई जैसे निचले प्रक्षेत्र में, जैसे आपका सिरमौर का पोंटा वैली हो गया, कांगड़ा का, हमीरपुर का, जहाँ पर सिंचाई उपलब्ध है, प्लेन एरिया, प्लेन क्षेत्र हैं, वहाँ पर हम इनको कृषि वानिकी के अंतर्गत भी प्लांट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, पौधों की रोपण फसलों के साथ अधिक उत्पादन आता है, क्योंकि जो हम निराई गुड़ाई करते हैं, खाद पानी डालते हैं, उसमें पौधों की पैदावार भी अधिक आती है और इससे पेड़ों की भी पैदावार अधिक होती है। क्योंकि पेड़ों से आर्थिक लाभ तभी होता है जब हम इनका रख रखाव ठीक करते हैं, और पेड़ ही इस सृष्टि में ऑटोट्रोफ है। ऑटोट्रोफ का मतलब होता है जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। बाकी सब इंसान, पशु और ये पक्षी भी पेड़ों पर आश्रित रहते हैं। अगर ये ना होते, ये प्रकाश संश्लेषण ही नहीं करते पेड़ पौधे, तो हम कुछ नहीं खा सकते। हम अपने अस्तित्व के लिए पेड़ों पर आश्रित हैं। हम अपना खाना खुद नहीं पका सकते। हम गेहूं, अनाज, मक्की, जो कुछ भी है पेड़, हम पेड़ों पर आश्रित रहते हैं। और पेड़ों के अनेक लाभ होते हैं, जैसे आपका संश्लेषण करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। पेड़ों में इंक्रीमेंट भी होती है। पेड़ों में इंक्रीमेंट इसलिए कह रहा हूं मैं, अगर हम पेड़ एक लगाते हैं, जैसे हम पॉपुलर का एग्जाम्पल लेते हैं, सफेदे का अलग है, सैलिक्स का अलग है, तो पॉपुलर का पेड़ हम 15 रुपीज़, 15 रुपये का बेचते हैं। 5 रुपये उस पर प्लांटिंग कॉस्ट लगा ले, जो कॉस्ट आती है इसकी प्लांट करने, 5 रुपये उसकी इनपुट आ जाती है, तो 25 रुपये की कॉस्ट उसकी पौधे की आ जाती है। और अगर हम इनको अपने ये कृषि वानिकी फसलों में लगाएं, तो तकरीबन 8 साल में एक 25 रुपये का पेड़ 2500 रुपये का हो जाता है। अगर आप देखें, उस 25 रुपये की बैंक में FD करते हैं, तो वो केवल आपका 50 रुपये बनता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 25 रुपये के 2500 रुपये बन जाते हैं। 100 टाइम इंक्रीज इंक्रीज होती है। और ये पेड़ों में खासियत होती है। पेड़ों में अगर किसान समझे इसको, 100 टाइम इंक्रीज, जब सपोज करो कि कीमत कम आ जाती है, कोई कीड़ा आ जाता है, कोई प्रकोप आता है, तो उसको फिर भी आप किसान भाई अगर 50 टाइम भी इंक्रीज करता है 25 रुपये का, तो 150 रुपीज़ या 1300-1400 रुपये बन जाते हैं। और इतने होते हैं, बड़ी इजीली बन जाते हैं, क्योंकि पेड़ों में हम कुछ नहीं करते, हम प्लांट करते हैं। एक साल उसको हम रख रखाव करते हैं, कोई पंछी ना खाए, पशु ना तोड़े, उसको सिंचाई कर देते हैं एक साल के लिए। उसके बाद पेड़ अपना एस्टेब्लिश हो जाता है, फिर पेड़ हमसे कुछ नहीं मांगता। तो क्या डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब यह है कि यदि उचित दूरी पर इसकी रुपाई की जाए, उचित इसकी व्यवस्था हो, तो हमारा किसान बागवान जो है इसमें 100 टाइम्स जो है लाभ प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी मुख्य प्रजातियाँ हैं जो हमारे किसान बागवान जिसको व्यावसायिक रूप में अपनाए और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सके? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि पेड़ों का प्लांटेशन करने से किसान बहुत पैसा कमा रहे हैं। ये मेरा खुद अनुभव है। मैंने 20-22 साल अनुसंधान में काम किया, पोंटा वैली में काम किया, सिरमौर में काम किया मैंने, और वहाँ के किसान अपने खेतों में पॉपुलर का रोपण कर रहे हैं, सफेदे का रोपण कर रहे हैं। अब सैलिक्स का भी स्टार्ट किया है, सफेदे का भी खूब वहाँ उत्पादन हो रहा है तकरीबन वहाँ, क्योंकि वहाँ की खेत उपजाऊ है, पानी उपलब्ध है, और हमारा केंद्र भी है धौला कुआं रिसर्च स्टेशन, वहाँ से वो खास तौर पर हमसे संपर्क करते हैं। और जब उनकी फसल तैयार होती है, तो पोंटा साहब में काफ़ी सारी इसकी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि ये सप्लाई बोर्ड तैयार करती है, वहाँ भी सेल हो जाता है। और साथ ही ये हरियाणा में जगाधरी एक एरिया है, वहाँ सारा पॉपुलर सेल होता है। इधर पंजाब से भी आता है, हिमाचल से भी आता है। तकरीबन वहाँ पॉपुलर का रेट 600 रुपये क्विंटल, 800 रुपये क्विंटल, 1000 रुपये क्विंटल। आजकल हालांकि रेट बहुत कम आ रहे हैं, तब भी 600-700 रुपये क्विंटल इसका बाहर का सेल हो जाता है पॉपुलर का, जो स्टेम वुड होते हैं।
बॉलवुड होता है, बॉल का सेल हो जाता है, तो तब भी ऑन एन एवरेज एक पेड़ में 8 साल में या 7 साल में, 6 साल में भी तैयार हो जाता है, तो ऑन एन एवरेज एक पेड़ में तकरीबन 3 से 4 क्विंटल बॉलवुड पैदा हो जाती है। तो आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं 600 रुपये क्विंटल के हिसाब से भी खर्चा काट के तकरीबन 1500 रुपये, 1800 रुपये, 2000 रुपये का पेड़ किसान को उपलब्ध हो जाता है। तो बहुत सारी इसमें क्लोन्स हैं हमारे पास पॉपुलर के, इसमें सैलिक्स के क्लोन है, बैम्बूस की स्पीसीज़ हैं, और रोबीनिया के थोर्नलेस रोबीनिया हमारी यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है, परमार यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा कार्य कर रही है किसानों के लिए। तो जो किसान पेड़ों की कीमत को समझता है वो प्लांट कर रहा है, वो पैसा भी कमा रहा है, पैसा इससे आएगा ही आएगा पेड़ों को प्लांट, क्योंकि इसमें रिस्क कोई नहीं है। सिर्फ आपने एक बार प्लांटेशन करना है, 15 रुपये का पेड़ लेकर के अच्छे इस प्रस्तावित फासले पर उसका करना है, उसके बाद काट छांट करने का सवाल इसमें आता है। काट छांट से सही पैदावार आ जाती है किसानों की। तो डॉक्टर साहब, जो ये आपने प्रजातियां बताई, तो इनकी उपलब्धता कहाँ से रहती है? क्या ये आपकी यूनिवर्सिटी द्वारा रिकमेंडेड है, या और इसकी उपलब्धता हमारे किसान बागवान के घर द्वार तक किस प्रकार होती है? किसान या बागवान भाई, हमारी यूनिवर्सिटी द्वारा ये सब प्रस्तावित किस्में हैं, क्लोन हैं, और हमारे जैसे नोनी केंद्र है मेन, वहाँ पर इसके सभी जो मैंने नाम बताए हैं, इनके सभी किस्मों के पौधे, चाहे वो औषधीय है, चाहे वो फलदार है, चाहे वो फॉरेस्टिक वानकी के पेड़ हैं, ये सभी उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे रीजनल केंद्र जैसे सिरमौर में धौला कुआं है, और इधर जांच में कांगड़ा में है, नेरी हमीरपुर है, इन केंद्रों पर भी उपलब्ध है। और आपका रोबीनिया में कुल्लू के में पौधे इसके उपलब्ध हैं, कुल्लू में वहाँ भी हमारा केंद्र है, वहाँ पर भी उपलब्ध हैं पौधे। वहाँ से किसान भाई, यहाँ आजकल अच्छा समय है इसका पौधे का प्लांटेशन करने का। अगर किसान भाई ने किसी ने पौधे प्लांट करने हैं, जैसे 100 पौधे लगाने हैं, तो वो अपने एरिया में, अपने खेत में 100 खड्डे खोद ले। खड्डे के लिए अलग अलग फासला होता है। अगर आपका पॉपुलर का पेड़ है 25 फुट का हाइट का है, उसके लिए हम पौधे की जो खड्डे का साइज है वो एटलीस्ट 3 फुट का होना चाहिए। अगर पौधे की ऊंचाई छोटी है, 14 फुट है या 10 फुट है, 8-9 फुट के करीब है, तो उसमें से कम साइज का खड्डा भी चल जाता है, क्योंकि ज़्यादा ऊंचे पौधे होने से पौधा फिर वो फॉलो होने का खतरा रहता है उसमें। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि सर्द ऋतु में किस प्रकार से पौधारोपण में कार्य योजना होना चाहिए, एक महत्वपूर्ण घटक आता है काट छांट। यदि नियमानुसार काट छांट होगी तो पौधा भी अच्छा पनपेगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अगर जैसे हम भी अपने बालों की काट छांट करते हैं, नाखून भी काटते हैं, तो ठीक इसी प्रकार पौधों में भी जान होती है। पौधों में भी जैसे सूखी टहनी, सूखी पत्ती, कीड़े वाला और आपका रोग वाली टहनी है, उसको भी काटना पड़ेगा। फिर हमने ये देखना है कि कोई टहनी छाया में है, उसको भी काट सकते हैं हम, क्योंकि हमारा पत्ता फूड फैक्ट्री है। पत्ते कम होंगे तो हमारा फूड कम बनेगा, हमारा मतलब पौधे का फूड ठीक बनेगा तो उसमें पैदावार ज़्यादा आएगी, इंक्रीमेंट आएगी। तो हमने ये देखना है कि उसमें पत्ते भी ठीक ठाक रहें। एक प्रपोर्शन होता है, जब आप इस फील्ड में काम करेंगे तो आप समझ जाएंगे। वैसे इसका रूल ये होता है कि तकरीबन जैसे किसी पेड़ की कटाई की उम्र 8 साल है, तो पहले 4 साल में इन पेड़ों की आधी हाइट का हम नीचे वाली सारी टहनियाँ काट देते हैं, क्योंकि पेड़ छोटा होता है तो उसमें हमें ज़्यादा पत्ते छोड़ने पड़ते हैं। और पत्ते हमारा प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से पौधों में इंक्रीमेंट बनती है, इंक्रीज होता है, और उसी से हमारी ईल्ड बनती है, उसी से कटाई में आते हैं अर्ली पौधा था। तो 4 से 8 साल के बाद तो वो हम हाइट थोड़ी सी ऊपर कर देते हैं। तो मैंने कहा ना आधी हाइट का, तो 4 साल 5वें साल में तकरीबन हम 60% हाइट तक उसमें टहनियाँ काट छाट करते रहते हैं। पौधे की काट छाट करने से उसका एक तो जो क्लीन स्टेम बनता है, क्लियर स्टेम बनता है, बॉल बनता है, सीधा तना बनता है, उसकी मार्केट में कीमत ज़्यादा मिलती है। गांठे नहीं बनती, क्योंकि गांठे बनने से फिर आपका जो उसका ये फिनिशिंग है, प्रोडक्ट है, वो अच्छा नहीं बनेगा। तो वो इसकी सारी काफ़ी खासियत होती है, काट छाँट करनी चाहिए। और सेकंड बात ये होती है कि काट छाँट करने से जो अंतर फसल हैं उनको भी आपकी धूप मिल जाती है। और जो काट छाँट करते हैं, जो उससे ईंधन प्राप्त हो जाता है, पत्तों से हमारा ऑर्गेनिक ह्यूमस खाद बन जाती है। अगर चारे वाला पौधा है तो उससे चारा प्राप्त हो जाता है पशुओं के लिए। तो काट छाँट के बहुत फायदे हैं। काट छाँट किसान को समय पर करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, यदि हम बात करें, जैसा कि हम विभिन्न प्रजातियों की बात कर रहे हैं, चाहे वो सामान्य प्रजातियाँ हैं, चाहे वो औषधीय प्रजातियाँ हैं, हाँ जी, एक प्रश्न जो मेरे जहन में आता है, यदि हम औसतन अवधि की बात करें तो कितने वर्षों के बाद
काट छांट होनी चाहिए ताकि पेड़ भी स्वस्थ रहे और वो आमदनी के लिए भी आगे तक जो है कारगर सिद्ध हो सके। ये तो बड़ा एक अहम सवाल है, क्योंकि काट छांट तो शुरू से ही करनी चाहिए हमें। 1 साल का पौधा हो गया, 6 महीने से ही बल्कि कर देनी चाहिए, क्योंकि पौधे का आर्किटेक्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एज ए साइंटिस्ट हमें तो पता है अभी इसकी ये टहनी कटेगी, लेकिन किसान जो इसमें करते हैं उनको भी पता होता है। तो ये तो पहले ही साल से काट छांट शुरू कर दें और आखिरी साल तक, जैसे मान लीजिए कहीं किसी इलाकों में 8 साल में पॉपुलर का पेड़ कटाई में आ रहा है, या सैलिक्स के में तो आजकल खुम्ब भी होती है। आजकल सोलन का एक वो फार्मर है, इसमें सिटाके खुम्ब उगा रहा है जो 500 रुपये किलो एक्सपोर्ट होती है, जो एंटी कैंसरस काम करती है। और वो जो सैलिक्स का पौधा है, विलो भी बोलते हैं इसको, ये सारे हिंदुस्तान में हो सकता है, समुद्री किनारे से लेकर पहाड़ की चोटी तक हो जाता है। इसके पौधे क्लोन हमारे पास उपलब्ध हैं। और जो सोलन का किसान है विकास बिनाल, खुम्ब के नाम से जानते हैं इसको, सोलन का अंजी गांव है इसका, वो इसकी लकड़ी भी खरीदता है 15 रुपये किलो, तो 2 साल में कटाई में आ जाता है। तो सैलिक्स का पौधा जैसे मैंने बताया 2 साल में, फिर उसके बाद हर साल कटाई में, क्योंकि उसकी रूट सिस्टम तो वहाँ पर है ऑलरेडी, सिर्फ सूट सिस्टम आने हैं उसके बाहर का, तो वो टहनियाँ कट जाती है। तो 2 साल के पौधे में अच्छा खेत उपजाऊ है, पानी है, तो वो तकरीबन 40 से 50 किलो भार उसका आ जाता है। और 15 रुपये किलो के हिसाब से आप लगा लीजिए, तो 750-800 रुपये की कीमत किसान को, और वो फार्मर किसानों से खरीद रहा है। तो ठीक इसी प्रकार पॉपुलर है, सफेदा है, बांस है, और आपको रोबीनिया तो भी है इसका। तो पॉपुलर भी तकरीबन जहाँ उपजाऊ खेत है पोंटा वैली में, वहाँ 6-6 साल में किसान कटाई में काट लेते हैं इसको। शुगर केन के साथ इसको तैयार करते हैं। शुगर केन की फसल 4-4 साल तक चलती है, तो कई जगह 4 साल में भी तैयार हो जाता है ये पॉपुलर का पेड़। ऐसे ही इसका सफेदे का भी है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि हम आज चर्चा कर रहे हैं औषधीय पौधों और सामान्य प्रजाति के पौधों की, हाँ जी, क्या सामान्य प्रजाति के पौधों के साथ ही औषधीय पौधों का भी जो है पैदावार या रोपण किया जा सकता है? या इसके साथ साथ जो औषधीय पौधे हैं उनका पैदावार, उनका पौधारोपण भी केवल किसी सीमित क्षेत्र तक ही संभव है या पूरे प्रदेश में इसकी जो पैदावार की जा सकती है? एक्चुअली इसमें बड़ा ये टिपिकल सा सवाल है। अब बढ़ती आबादी है, लैंड होल्डिंग कम हो रही है, ज़मीनें कम हो रही हैं, इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री का रोल बड़ा अहम होता है। और अधिकतर देखा जाए जो पेड़ का रोल होता है वो सर्दियों में तापमान पेड़ के नीचे ज़्यादा हो जाता है, ओपन में कम रहता है, ठंड रहती है। और उल्टा अगर ये गर्मियों में हम देखें तो गर्मियों में तापमान ओपन में ज़्यादा रहता है, पेड़ के नीचे कम रहता है, तकरीबन 3-4 डिग्री का फासला रहता है। तो ऑलमोस्ट सभी फसलें छाया में हो जाती हैं, ये मेरा अनुभव है। लेकिन उसका फसल थोड़ी पैदावार अंतर फसल के रूप में कम होगी, उसके सहारे हमारा पेड़ भी उग रहा है वहाँ। अगर दोनों कंपोनेंट की हम यील्ड मानते हैं तो वो अकेली फसल, चाहे वो एग्रीकल्चर की क्रॉप है चाहे वो फॉरेस्ट्री का पेड़ है, उससे अमूमन औसतन हमेशा वो ज़्यादा ही रहती है एग्रो फॉरेस्ट्री प्लॉट्स की। क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री प्लॉट्स में पेड़ जो है वो हमारा रिस्क फ्री फैक्टर है। रिस्क फ्री का मतलब इसमें कोई भी आपका रिस्क नहीं होता है। फ्यूल वुड तो आपकी सेल होती है, सोख्ता 2 रुपये किलो है, किसी भी आरे पे चले जाओ और पेड़ उगता ही उगता है, उसमें इंक्रीमेंट भी होती है। सिर्फ आपने 6 महीने 1 साल पेड़ का रख रखाव करना है, आग से, पशु से थोड़ा पानी डालना है। जब उसकी रूट एस्टेब्लिश होगी है फिर नहीं पेड़ सूखता, फिर तो उसको काटते जाओ। जैसे आपका एफडी खोल दी 100 रुपये की, उस पर ब्याज आता है हर सालाना 7 रुपये, तो ऐसी प्रकार के इन पेड़ों पर भी ब्याज आता है। और मैंने बताया ना शुरू में कि पेड़ों से 100 गुना तक आमदनी बढ़ जाती है और बढ़ रही है ये किसानों की। पंजाब में देखो आप लोग कितने पॉपुलर प्लांट कर दिए है, क्योंकि वो लोग एबसेंटी हैं, वो बाहर रहते हैं, बाहर कनाडा में, और अपने पॉपुलर प्लांट कर दिए, वो उगता रहता है। ठेकेदार आते हैं, वो खरीदते हैं, अपने आप चल रहता है। तो इट इज़ हाईली पेइंग कंपोनेंट दिस एज फार एज दिस फार्मिंग इज कंसर्न्ड, फॉरेस्ट फार्मिंग इज कंसर्न्ड। डॉक्टर साहब, जिन प्रजातियों की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो सामान्य है चाहे वो औषधीय है, क्या कृषि वानिकी के अंतर्गत इनकी पैदावार संभव है? बिल्कुल, जिस कृषि वानिकी में सभी फसलों को उगा सकते हैं, जैसे हल्दी है, अदरक है, स्ट्रॉबेरी है, इवन पाइनएप्पल की क्रॉप भी हम उगा सकते हैं। और कृषि वानिकी के अंतर्गत जो कणक है ना, वीट, गेहूं तो बहुत आसानी से हो जाती है।
शुगर केन बहुत आसानी से हो जाती है जो प्लेन इलाकों में। वो कणक इसलिए क्योंकि जैसे मैंने कहा पॉपुलर पर्णपाती पेड़ हैं, ये बहुत सारे जो सैलिक्स भी है, इसमें पत्ती छोटी होती है, कंपाउंड लीफ होता है, इसकी छाया बहुत कम होती है। तो पॉपुलर में तो सारा इसमें अक्टूबर में लीफ फॉल हो जाता है और उसके बाद अप्रैल में आता है। और जो कणक की रोपाई भी अक्टूबर में होती है, अप्रैल में कणक की हार्वेस्टिंग हो जाती है। जो आपके निचले हिमाचल के इलाके हैं जैसे कांगड़ा, हमीरपुर और आपका सिरमौर का निचले इलाका, तो ये ऑलमोस्ट तक, और औषधीय पौधे भी एलोवेरा है। तो चलो उसमें आपने साइंटिफिक अरेंजमेंट से, साइंटिफिक इनपुट से करना है, जैसे मैंने कहा काट छांट करनी है तो खासकर सर्दी में काट छांट कर सकते हैं। समर्स में थोड़ी शेड आए तो उसका कोई इफेक्ट कोई नहीं होता, इल इफेक्ट नहीं होता, कुप्रभाव कोई फसलों पर नहीं होता। हाँ, थोड़ी बहुत फसल कम होती है औषधीय पौधों की, तो आप में उसमें साथ में पेड़ भी उग रहा है, उस पेड़ से भी आर्थिक लाभ किसान को होता है। जी डॉक्टर साहब, एक किसान बागवान इस कार्य की ओर प्रोत्साहित हो, इसकी ओर वो उत्कर्षित हो, इसके लिए आपका जो विश्वविद्यालय है वो क्या कर रहा है ताकि अधिक किसान बागवान इस व्यवसाय से जुड़ सके? हम किसानों के लिए जैसे प्रशिक्षण करते हैं, जिस डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन में सारे हिमाचल से वहाँ किसान आते हैं, स्पॉन्सर प्रोग्राम आते हैं डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर से, डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर से, हम वहाँ पर प्रशिक्षण करते हैं। हमारा फ़ोन भी है यूनिवर्सिटी का अपना 09792 24 25 26 या 25 24 26 ऐसा कुछ नंबर है। और इसके अलावा हमारे कुछ साइंटिस्टों के फ़ोन भी हैं किसानों के पास सीधे, वो हमसे भी बात कर सकते हैं। और अभी जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की है कि वो ये मेरा गांव मेरा गौरव, उसमें हम एक एक गांव अडोप्ट करेंगे, 4 साइंटिस्टों की टीम बन के जाएंगे और उसमें हम कल ही जा रहे हैं यहाँ एक पंचायत में जैसे, तो उसमें हम इनिशिएट काम करेंगे। मेरा गांव है कि विश्वविद्यालय जो है इसमें बहुत कारगर कदम उठा रहा है और संबंधित विशेषज्ञ जो है घर द्वार तक पहुंच रहे हैं। जी। डॉक्टर चौहान, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज के विषय से संबंधित हमारे किसान बागवान भाइयों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।